सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। पहला जो आप लोगों की बुक में पेज नंबर 1 पर ओवरव्यू दिया गया है वो पढ़ेंगे। दूसरा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ेंगे कि वो क्या थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ओवरव्यू से हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आप लोगों को थोड़ी सी इसकी बैक स्टोरी बताई थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। एंड ऑफ कोल्ड वॉर का जो एंड होता है वो उसको हम लोग बिगिनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी एरा बोलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है करंट, जो आज के टाइम पर चल रहा है। तो इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो कोल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1945 से लेकर 1991 तक का। तो इतने लॉन्ग पीरियड में जो कोल्ड वॉर का जब एंड होता है तो उसको बिगिनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी एरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो इतने टाइम से सिर्फ कोल्ड वॉर के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे वर्ल्ड के अंदर। तो एक नए टाइम की एक्चुअली शुरुआत होने वाली थी, जब सेम चीज़ें सारी हटने वाली थी। कोल्ड वॉर से सारे रिलेटेड बातें, कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी टेरिटरी डिस्प्यूट्स वगैरह हो रहे थे, वो सारी चीज़ें हटने वाली थी। इसलिए हम लोग इसको कंटेम्प्रेरी एरा बोलते हैं। मतलब कि एक मॉडर्न टाइम की स्टार्ट होने वाला था, एक मॉडर्न टाइम शुरू होने वाला था। सेकंड है कि कोल्ड वॉर जो है उसका जो मेन सेंटर है वो सोवियत यूनियन प्लस यूएसए है। इसकी मीनिंग मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सोवियत यूनियन प्लस यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये 14 कंट्रीज़, रशिया प्लस 14 रिपब्लिक कंट्रीज़ के ग्रुप से बना हुआ कंट्रीज़ का ग्रुप है। 15 रिपब्लिक बोलो या फिर रशिया प्लस 14 बोलो। क्यों? क्योंकि रशिया काफ़ी मेन कंट्री आता है इसमें, तो इसलिए हम लोग कभी कभार यूएस या फिर यूएसए को या फिर सोवियत यूनियन को रशिया से भी रेफ़र कर देते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई है। उसके बाद जो हमारा यूएसए और यूएसएसआर था वो हमारे पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा था। दो आइडियोलॉजी के बेस पर पूरा वर्ल्ड चल रहा था। अब या तो ये वाली अडॉप्ट करो या फिर ये वाली अडॉप्ट करो। वो दो आइडियोलॉजी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसको चैलेंज करने के लिए जो कंट्रीज़ ना तो यूएसए को सपोर्ट करना चाहती थी ना यूएसएसआर को। रीज़न बिहाइंड कि वो लोग अभी अभी आज़ाद होकर आए थे, अभी वो लोग अपने कन्फ्लिक्ट्स को दूर कर आए थे। अब फिर तुम्हारे साथ हो जाएं। जो कंट्रीज़ यूएसए को सपोर्ट करेंगी उनके अगेंस्ट यूएसएसआर, प्लस उनके जो अलाइज़ हैं, जो उनके दोस्त कंट्रीज़ हैं, वो सारे उनके राइवलरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कोई भी कंट्री नहीं चाहती जो कि उस टाइम पर इंडिपेंडेंट हुई थी। तो उन्होंने इसको, इनकी डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए एक नाम का एक इंस्टीट्यूशन टाइप बनाया था, जिसको स्टैब्लिश करा गया था। और इसके अंडर में हम लोग एक नियो भी लेकर आए थे, जिसका जो इंश्योर करता था पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इन द सेंस कि कि जो हमारी कंट्री है वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होगी, मतलब उसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज़ को, या फिर अपनी जितनी भी उनको डिस्कशन करने हैं किसी कंट्रीज़ के साथ, या फिर कुछ भी करना है तो उनको भाई उनके पास अपने डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए बेसिकली। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, डेवलप हो रहे हैं वो लोग, ये सब चीज़ें इंश्योर करता था। दूसरा, उसके बाद आप लोगों की बुक में पिक्चर हैं दो, उनको डिस्कस करते हैं। तो देखो, बैटल, पहली जो पिक्चर है उसके अंदर यूएसए का फ्लैग जो है रेज करा गया है। ये बैटल ऑफ इवो जिमा जापान में शो करा गया है। 23 Feb 1945 टाइम पीरियड डिनोट करो, जो कि कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड है। तो इस टाइम पर क्या होता है कि यूएसए का फ्लैग रेज करा जाता है। और सेकंड पिक्चर में रिच टैंक बिल्डिंग पर बर्लिन की, वहाँ पर यूएसएसआर का फ्लैग शो हो रहा है। तो इससे क्या मतलब क्या चीज़ पता लगती है? इससे ये पता लगता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था उससे दो पावर का राइज हुआ था, दो सुपर पावर निकली थी, जो कि थी यूएसए की और दूसरी यूएसएसआर की। तो ये जो हमारे फ्लैग्स ये लोग दिखा रहे हैं, इसका मतलब रेज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोग अपनी विक्ट्री शो कर रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विक्ट्री हम दोनों कंट्रीज़ की हुई है, ऐसे इस टाइप में। अब हम लोग बात करते हैं, इसके साथ हमारा ओवरव्यू खत्म हो जाता है और अब हम लोग बात करेंगे हमारे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में सबसे पहला पॉइंट है यूएसएसआर की मीनिंग, मतलब फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है आप लोगों को क्या था इसका मतलब। अब हम लोग बात करते हैं 1961 के अंदर अप्रैल में यूएसएसआर के जो लीडर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, वरी होते हैं। उनको ये टेंशन होती है कि यार जो ये यूएसए है ये कहीं हमारे क्यूबा को इन्वेड ना कर ले। अब यहाँ पर समझो आप लोग इस चीज़ को, ये हमारा यूएसए है, यहाँ पर हमारा क्यूबा है, ये क्यूबा एक आइसलैंड है, यहाँ पर हमारा पूरा यूएसएसआर है
और यहाँ पर हमारा इंडिया आता है। समझने पे फोकस करना। तो इनको ये लगता था देखो भाई इस यूएसए के ज़्यादा पास है, बट ये साथ ही इसका था अलाई यूएसएसआर का, बट फिर भी एक मन में टेंशन होती है। तो इनको ये था कहीं यूएसए इनको इन्वेड ना कर ले, इनके ऊपर कब्जा ना कर ले। और इनके जो प्रेसिडेंट है क्यूबा के, फिडेल कास्ट्रो, सीसे क्यूबा, याद करने के लिए, इनको ओवरथ्रो ना कर दे, मतलब हटा ना दे। क्यूबा जो था वो फाइनेंशियली प्लस डिप्लोमेटिकली हेल्प लेता था यूएसएसआर से। फाइनेंशियली तो मतलब पैसों ले, डिप्लोमेटिक मतलब जो भी इनकी पॉलिसीज़ थी दूसरे नेशन से डील करने से रिलेटेड, बाकी बहुत सारी जो भी कंट्रीज़ में रिलेटेड पॉलिसीज़ या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी नीडेड होती हैं, वो सारी हेल्प ये लोग यूएसएसआर से ही लेते थे। तो इनको ये डर था कि कहीं भाई ये जो क्यूबा है ये यूएसए के अंडर में ना चला जाए। तो जो निकिता क्रुश्चेव होते हैं, ये एक मेल पर्सनैलिटी हैं यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन के लीडर है ये। तो ये सोचते हैं कि चलो हम लोग ना क्यूबा को रशिया का बेस कन्वर्ट कर देते हैं, रशिया इन द सेंस कि यूएसएसआर का बेस में बना देते हैं, और यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को या फिर न्यूक्लियर जो हमारे बॉम्ब होते हैं उनको प्लेस कर देते हैं। 1962 में ये लोग डिसीजन लेते हैं और 1965 में इन्होंने ये सोचा हुआ होता है। तो उस टाइम पर क्या होता है, ये लोग प्लेस कर देते हैं। 3 हफ्ते बाद जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं, उनको पता लगता है कि अच्छा ऐसे ऐसे चल रहा है, वो इस चीज़ के लिए अवेयर होते हैं। तो वो सिंपली इस चीज़ को बोलते हैं, एक तो वो खुद मतलब जॉन एफ कैनेडी प्लस उनके एडवाइज़र, पहले तो उनको समझ में नहीं आता कि करा क्या जाए। फिर वो लोग ये सोचते हैं कि देखो कंडीशन तो ऐसे है कि कोई वॉर तो होगी नहीं, क्योंकि दोनों कंट्री इतनी ज़्यादा पावरफुल है, डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ होना है नहीं, तो हम लोग वॉर तो नहीं करेंगे। बट वो ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि जो भी हमारे क्रुश्चेव हैं, निकिता क्रुश्चेव जो हैं, ये अपनी सारी जितना भी इन्होंने ये प्लेसमेंट करी हुई इन चीज़ों की, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, ये लोग इनको हटा देंगे यहाँ से, ये इन सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देंगे ये लोग। मतलब जॉन एफ कैनेडी इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं। तो फिर क्या होता है, इसी कन्फ्लिक्ट को, इसी मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, क्लेम क्राइसिस, ये जो क्लैश होता है, इसी क्लैश को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो अब आप लोग देख सकते हो इससे पूरा वर्ल्ड नर्वस वाली कंडीशन में आ जाता है, किसी को समझ में नहीं आता। और जो हमारा यूएसए होता है वो क्या मेक श्योर करता है कि एक तो देखो ये लोग अपनी शिप्स जितनी प्लेसमेंट है उसको हटा देंगे, दूसरा कि जितनी भी वहाँ से शिप्स आ रही हैं, यहाँ से जितनी भी शिप्स आ रही हैं यहाँ पे प्लेसमेंट करने के लिए बॉम्ब्स की, उन सारी शिप्स को यूएसए जो है वार्न करेगा कि देखो तुम आओ मत, तुम अपनी अनसीरियसनेस को शो कर रहे हो इस चीज़ के थ्रू कि तुम लोग कितने सीरियस हो वर्ल्ड को लेकर, इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के लिए हम लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, तो इसलिए मत करो ऐसा। तो ये सारी चीज़ को लेकर इन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इन लोगों को बोलते हैं, और इससे पूरा वर्ल्ड नर्वस हो जाता है। और इसी कन्फ्लिक्ट को या फिर इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसी क्लैश को हम लोग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोलते हैं। ये हमारे कोल्ड वॉर का हाईएस्ट पॉइंट होता है। अब बात करते हैं कोल्ड वॉर के प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में। तो कोल्ड वॉर जो है वो टेंशन, वो रेफ़र करती है टेंशन, कंपटीशन, सीरीज़ ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, मतलब कि कंपटीशन मतलब कि अपनी सुपीरियरिटी शो करना कि भाई नहीं हम सुपीरियर हैं, यूएसए ये बोलता है हम सुपीरियर हैं और यूएसएसआर बोलता है कि हम सुपीरियर हैं। और सीरीज़ ऑफ कॉन्फ्रंटेशन मतलब आमने सामने आकर मिलना, फेस टू फेस बात करना बिटवीन यूएसए और यूएसएसआर बैक्ड बाय देयर एलाइज, मतलब इनके एलाइज भी आपस में बातचीत करते हैं। तो इसका कहने का मतलब यहीं पे यहाँ पर ये है कि कोल्ड वॉर जो था इसका कॉन्सेप्ट हमारे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, जब नो वॉर वाली कंडीशन थी बट फिर भी एक वॉर चल रही थी, तो उसको हम लोग कोल्ड वॉर बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक आप लोगों की बात आती है, बुक में आप लोगों की एक लाइन है कि जो हमारा कोल्ड वॉर है ना वो सिर्फ पावर को मैटर नहीं करता, सिर्फ पावर के लिए कोल्ड वॉर नहीं हुई। कोल्ड वॉर एक रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है जिसके थ्रू मोस्ट एंड द बेस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसके थ्रू हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम लोग एक बिल्कुल बेस्ट लाइफ जो है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली वो पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, अप्रोप्रिएट वे है इस चीज़ को फाइंड आउट करने का।
तो अब यहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर की आइडियोलॉजीज़ की बात करी गई है बुक में, लिबरल डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, और यूएसएसआर की कम्युनिज्म और सोशलिज्म। इसको वेस्टर्न अलायंस बोला जाता है, इसको ईस्टर्न अलायंस बोला जाता है। यही सारा है आप लोगों की बुक में। और यहाँ पर हमारा क्यूबन मिसाइल का टॉपिक जो है, क्राइसिस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।